नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रश्न संख्या 30 तक हमने डिस्कशन किया था। 31 नंबर प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। 31 से 60 तक का डिस्कशन आज हम करेंगे। आगे 2-3 दिन में इसको हम सब समाप्त करके और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का करंट अफेयर का पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जा चुका है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। साल भर का पूरा करंट अफेयर 1 जनवरी से 7 अगस्त अक्टूबर तक का पूरा उसमें कवर है। दोनों पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है। बाकी ये सारे वीडियोस देखते रहिए। करंट अफेयर के जितने भी वीडियोस इधर पढ़ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्ययबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। ये जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं प्रश्नों के अंदर छुपा हुआ होता है और इसका उत्तर खोजने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आधा काम आपका बन गया। जब ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों को, जैसे दिया है संप्रेषण, परिपेक्ष, मॉडल, प्रतिरूप, जब ये सारी चीजें यहाँ पे दी रही हैं कि अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है, जो दूसरों के संप्रेषण करने के लिए समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है, तो तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि ये नियम है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कम्युनिकेशन रूल्स में ये बातें की जाती हैं। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम की पहचान कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई मैसेज होगा। मैसेज के बाद में उसका री इन्वेस्टमेंट या पुनर्निवेश होगा, यानी कि पहला वाला ये आर, यानी कि ये एम, उसके बाद आर आएगा और उसके बाद में तीसरा सॉरी संदेश के बाद में ये कोलाहल भी दिया है ना, नॉइस, तो नॉइस होगा यानी कि एन, और उसके बाद में पुनर्निवेश। पहले आप मैसेज प्राप्त करेंगे, कोलाहल स्तर जो है उसको देखेंगे और उसके बाद ये पुनर्निवेश होगा। ठीक है, तो आर, एम एन आर ये हो जाएगा और इसका सही क्रम हो जाएगा मैसेज, फिर नॉइज यानी कि 2-3 और फिर 1, 2-3-1। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मानवीय संप्रेषण में जब आप देखेंगे तो सब स्रोत, इनकोडिंग, संदेश, फिर मार्ग, फिर डिकोडिंग, फिर प्राप्तकर्ता और फिर पुनर्निवेश, ये घटक पाया जाता है। पूरा अगर आप देखिए तो सबसे पहले होता है सोर्स, सोर्स के बाद में इनकोडिंग होती है, इनकोडिंग के बाद में मैसेज आता है, मैसेज के बाद में रूट, उसका मार्ग क्या है, और रूट के बाद में डिकोडिंग उसकी होती है, और डिकोडिंग के बाद में फिर रिसीवर जो प्राप्तकर्ता होता है, और फिर री इन्वेस्टमेंट यानी कि उसमें फिर पुनर्निवेश। बीच से उठा के पूछ लिया है, ऐसे क्रम याद रखना। प्रभावी श्रवण समावेश करता है। प्रभावी श्रवण क्या समावेश करता है? अपने संदेश की समझ को पुष्टिकरण उसका करना, संदेश की समझ की पुष्टि करना, यानी कि अगर जो भी आपने समझ विकसित की है उस संदेश के माध्यम से, उसका फीडबैक आप दीजिए, उसका पुष्टिकरण करिए, कंफर्म करिए उसको, तो यही प्रभावी श्रवण होता है। जैसे मैंने कुछ पढ़ाया फिर आपसे पूछूं तो उसका आंसर आप दे सके ना, यही बात। अगला जो प्रश्न है, संदेश क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो या फिर अस्पष्ट होता है या गड्ढमड्ढ उद्दीपक होता है। तो कोई भी संदेश आप कब समझ पाएंगे? जब कोलाहल स्तर से ऊपर हो और सुस्पष्ट संकेत हो, तभी तो। जैसे चाइनीज भाषा में आपको लिख के मैं भेज दूं चिक 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 चिक, अब कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सुस्पष्ट संकेत होना चाहिए। एक ऐसा सामाजिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? एक सामाजिक प्रयास है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक सोशल एफर्ट है और ये हेल्प करता है मैनेजर को क्या करने में, सॉल्व करने में एक ऐसी समस्या को। एक विचार है जो प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है ना। एक सामाजिक प्रयास है। जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडियाज, विभिन्न वैकल्पिक समाधान कैसे उत्पन्न हो, और ये होता है मस्तिष्कीय झंझावन। ये जो मस्तिष्कीय झंझावन है, जिसको सेरेब्रल स्लिट्स यहां पर लिखा हुआ है, इसको मेन यहां पर एक इसके लिए वर्ड होता है, ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये सही शब्द इसके लिए होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होना चाहिए, गलत ट्रांसलेट हुआ है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको याद रखिएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान खोजेंगे, उसके जो विकल्प होंगे, तो विकल्पों के विकास के लिए सबसे अच्छे तरीकों में इसको माना जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग को। और विचार और वैकल्पिक समाधान इससे निर्मित होते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, कौन सा इसमें नहीं है? इसमें से एक ये देखिए, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्णय निर्भर होना निर्णय के लिए, ये गलत है। सी ऑप्शन इसका, यानी कि आप अपने को ही परिपक्व समझेंगे, सब कुछ हम ही कर लेंगे, सब कुछ हमारा ही है, हमारे विचार ही सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की भी आपको सुननी चाहिए, खास करके जब समूह में आप काम कर रहे हो। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो ये एक डिसीजन ट्री होता है, एक डिसीजन लेने का एक क्रम होता है, एक निर्णय क्रम होता है। निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक ये होती है। निर्णय पथ जो रूट्स है उनको शो करती है, पाथ को शो करती है ना? संभावित जितने भी विकल्प है, जितने भी पॉसिबल चॉइसेस हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, उनको दिखाती है। तो एक निर्णय क्रम इसको बोलते हैं। एक आप एक डिसीजन सीक्वेंस याद रखिए। किसी प्रबंधक की निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई भी होगा तो तत्वों की पहचान करेगा। सबसे पहले समस्या की पहचान या तत्वों की पहचान, फिर जो उद्देश्य होंगे उनका निर्धारण होगा, समस्या को परिभाषित किया जाएगा, है ना? उसके बाद में उद्देश्यों का निर्धारण इसमें या समस्या को परिभाषित करना, जैसे भी आप कहिए। फिर संभावित विकल्पों का विकास करना, अगला ये होगा संभावित विकल्पों का विकास करना। फिर एक नियंत्रित या मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो 2 1 3 4 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समस्या की पहचान, लक्ष्य उद्देश्य का निर्धारण, समाधान विकल्पों का सृजन, चयनित समाधान विकल्प का फिर क्रियान्वयन, और फिर जो ये हो गया कंप्लीट, फिर प्रगति क्या हो रही है उसकी निगरानी, ये अगला चरण होता है, 5वां चरण। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें, इसको स्पष्ट करता है? ये बड़ा मजेदार है, स्ट्रॉमैन्स आर्गुमेंट। पहली बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया, पुतला का तर्क, तो बड़ी हंसी आ रही थी। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि प्रतिपक्षी के तर्क का खंडन का भ्रम उत्पन्न करने के लिए उसके तर्क के स्थान पर एक भिन्न तर्क जब गढ़ दिया जाता है, कमजोर तर्क का, उस फिर जो तर्क गढ़ा जाता है, भिन्न तर्क गढ़कर उस पर कमजोर तर्क का खंडन किया जाता है, तो इसमें यह कारणात्मक तर्क दोष होता है एक प्रकार का। इसको कहते हैं पुतला का तर्क, है ना? इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉमैन्स आर्गुमेंट। जो आपको पीडीएफ देंगे उसमें ये सब सही रहेगा, स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट्स इसको कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित निर्णय लेने के में किसी न्यायादर्श का निर्माण समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना क्या कहलाता है? मेकिंग ए जजमेंट डिसीजन मेकिंग इन ए सिमिलर एंड रैंडम फॉर्म इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक्स, यानी कि प्रतिनिधि का स्वतः शोध। प्रतिनिधि का स्वतः शोध। सूचना, समय और ऊर्जा की सीमितता के चलते अक्सर लोग निर्णय लेने की सरलीकृत रणनीतियां अपनाते हैं। उसमें एक स्वतः शोध के रूप में जो ये रणनीतियां हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटियां उत्पन्न कर सकती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये त्रुटि रहित नहीं होती है। 3 प्रकार: उपलब्धता स्वतः स्रोत, प्रतिनिधि स्वतः स्रोत, और समायोजन और आश्रयण स्वतः स्रोत। ये 3 इसके प्रकार होते हैं। तो जो प्रतिनिधिक स्वतः स्रोत है वो किसी घटना की संभावना का मूल्यांकन उसी के समान भूतकाल में हुई घटनाओं के आधार पर करती है, पहले जैसे हो चुकी है घटना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग कैसे करते हैं? अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना कर लेते हैं, तब हो जाती है। सारे पक्ष आपको देखने चाहिए ना। क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकाओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो, उसको किस रूप में जाना जाता है? द नोशन ऑफ एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉन्सेप्ट्स दैट रिलेट टू ए स्पेसिफिक चॉइस इज नोन एज। तो इसको कैसे जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है किस नाम से? निर्णय खांचे के रूप में इसको जाना जाता है, एज ए डिसीजन फ्रेम।
डिसीजन फ्रेम के रूप में इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वो क्या है? वो है कि वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। अगर वो समझ जाएगा तभी तो कर पाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा तो उसी की बात बताता रहेगा कि ऐसे बोले। अगला प्रश्न है, अच्छा श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो इसमें हो जाएगा कि ध्यान देना, दिए गए संदेश के प्रति जो भी बात हो रही है तो उस पर ध्यान देना, और उसके बाद में आप फीडबैक भी दीजिए, अनुक्रिया भी दीजिए। ध्यान देना और दिए गए संदेश के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया भी करना, है ना। अटेंशन तो आप दें, रिस्पॉन्ड भी करें, तभी तो बात पता चलेगी कि समझ में आ रही है कि नहीं। दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं की मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उसकी तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। किस रूप में? सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। किस रूप में? सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लियोन फेस्टिंगर एक थे, उनके द्वारा सामाजिक तुलना सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्तियों के भीतर सटीक स्वमूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है। कौन थे ये? लियोन फेस्टिंगर। लियोन फेस्टिंगर इन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था, और इन्होंने इसकी व्याख्या की थी तो कहा था कि व्यक्ति अनिश्चितता को दूर करने के लिए अपनी राय और योग्यताओं का मूल्यांकन दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर करते हैं और स्व को प्रभाषित करना सीखते हैं, खुद को कैसे प्रभाषित किया जाए। संप्रेषण की नियामक नियम हमको बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। ये संप्रेषण के नियामक नियम हमको बताते हैं। और दूसरा है कि संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। दोनों बातें सही हैं और ये दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संप्रेषण के नियामक नियम हमको ये बताते हैं और अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है संप्रेषण में, इसीलिए ऐसा है। अगला जो प्रश्न है, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। कभी कभी सैद्धांतिक प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 22 आएंगे तो 22 में से अगर आप 14 भी बना देंगे तो हो जाएगा आपका, 12 भी बना देंगे तो हो जाएगा, 10 भी कर देंगे तो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदी भी तो है, अंग्रेजी भी तो है, और किसी ना किसी का कोई ना कोई पोर्शन तो ठीक होता ही है। 2-4 मैथ रीजनिंग भी आप कर लेंगे, कोई भी होगा कर ही लेगा। तो पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। पेल्ज प्रभाव उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठितों की समर्थता को स्पष्ट करता है। सी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता को यह करता है। डोनाल्ड पेल्ज नाम था, 1952 की बात है, और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये सिद्धांत उन्होंने दिया था कि प्रबंधकर्ता अथवा नेतृत्वकर्ता जो भी है, योग्यता और समर्थता के द्वारा कर्मचारियों और अधीनस्थ, जो अधीनस्थ हो या कर्मचारी हो, उनके साथ प्रभावी संबंध और संचार का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त कर सकता है। संचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उसी से होता है ना। कहने का मतलब अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध और स्पष्ट संचार का मार्ग प्रशस्त होता है इस सिद्धांत के द्वारा, और इसी को पेल्ज प्रभाव भी कहा जाता है क्योंकि डोनाल्ड पेल्ज ने इसको दिया था। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस किसे कहते हैं? संदर्भ किसे कहते हैं? तो संप्रेषण के संबंध में संदर्भ की बात की जाए तो वार्तालाप के लिए जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है उसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इसको करेक्ट करिएगा। इसके साथ में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वातावरण भी आप ऐड कर लीजिए, जो हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट होता है, कल्चरल जो एनवायरनमेंट होता है वो भी। अगला जो प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? तो कूट लेखन जो होता है, कोडिंग जो होती है, संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना कूट लेखन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कथन कारण का है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं, अलग अलग लोग, भांति भांति प्रकार के, अलग अलग उनकी समस्याएं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। दोनों बातें सही है, संप्रेषित करता है, लेकिन इन दोनों बातों का कोई लिंक नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, व्याख्या नहीं करेगा। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे से व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, सही बात है। आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा अंतर्वैयक्तिक व्यवहार प्रेरित होते हैं, दोनों सही है, लेकिन वही बात है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, व्याख्या नहीं हो रही है।
आप एक जिले के एसपी हैं, पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं, आपके पास एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंसा के संबंध में शिकायत लेकर आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। एसपी के रूप में आप संबंध जो थाना है, संबंधित थाना है, इसको संबद्ध करिए से इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं कि बात सही है। इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जब आपके पास कोई आएगा तो सबसे सटीक बात यह है कि आप उसकी बात सुने और उसके बाद में थाने के अधिकारी को कहें कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत इसका केस दर्ज करें, क्योंकि आप एसपी हैं, आप उसके ऑफिसर हैं, थाने से ऊपर आपका ओहदा है, तो आपके पास आई है तो फरियाद सुना जाना चाहिए। जब कोई निष्कर्ष पर प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में अव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भ करता है, किसको संदर्भ करता है? आगमनात्मक तर्कणा को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अव्यक्त या व्यक्त रूप से एक संभाव्यता कथन के रूप में जब अव्यक्ति होती है, अव्यक्त किया जाता है, तो वो आगमनात्मक तर्कणा होती है। अगला जो प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा नहीं, अंतर्वैयक्तिक कौशल वाला प्रश्न, ये तो नीचे वाला मैं पढ़ रहा हूं, ये वाला दोनों में अंतर्वैयक्तिक है इसलिए मैं नीचे पढ़ रहा था। पहला है कि सकारात्मक, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत नहीं है? तो सकारात्मक अभिवृत्ति सही है, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह गलत है, सुनने की तत्परता सही है, संवेगों के प्रबंधन की योग्यता ये भी सही है। बी ऑप्शन इसका गलत है, ये सुसंगत नहीं है। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी या एक अन्य भारतीय भाषा ज्ञात हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण आए। देखिए ये मिल गया ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योरी चढ़ाने की नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? त्योरी आप कब चढ़ाते हैं? जब आपको झुंझलाहट होती है, झुंझलाते हैं आप किसी चीज से, तो त्योरी चढ़ा लेते हैं। ठीक है। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप कूट संकेतन करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? कूट संकेतन करते हैं, ए ऑप्शन। बाद में जब कोडिंग हो जाएगी, ये कोडिंग भी इसको बोलते हैं, कोड नोटेशन, या इसके लिए एक वर्ड है कोडिंग। डिकोडिंग तो बाद में संदेश प्राप्त हो जाएगा तब होगा जब ग्रहण करेंगे आप, उसके बाद आप डिकोडिंग करेंगे, मैसेज आपको मिलेगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले यही होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध आपको बनाने हैं और आप शर्मा रहे हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये समस्या उत्पन्न करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी समय है, अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाएं तो आप ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज को, और उसमें जितने मैक्सिमम टेस्ट आप कर पाइए उसको कर लीजिए। कई लोगों का ये कहना होता है कि इतना दिन निकल गया है तो क्या उसमें छूट मिलेगी? आप व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर, या इसमें कॉल करके बात करिए, जो हो सकेगा हम जरूर आपके लिए करेंगे। और आप मैक्सिमम प्रयास करेंगे तो सारे टेस्ट आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है। और प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पेपर आपका अच्छा ही होना है, क्योंकि वैसा ही पेपर वहां पे आएगा जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन फंसाने हम नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि बार बार बोल रहे हैं पेपर आउट कर देंगे। कई बार ऐसे इल्जाम भी मुझ पे लगते हैं कि आपके क्वेश्चन नहीं आए। मैं पेपर थोड़ी आउट कर रहा था, मैं तो आपको एक पूरा पढ़ा रहा हूँ, आपको चीजें वगैरह, फिर अब इसमें मैसेज आएंगे जब क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्ट, तो आप प्रैक्टिस पढ़ के जाएंगे ना, आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा तो आप पढ़ेंगे क्या? उसका आंसर तो कक्षा 5 का बच्चा भी रट लेगा। तो कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? घूरना, किसी को घूरेंगे, कितना बेकार लगता है, बहुत ही बेकार गंदी बात होती है। दृष्टि संपर्क करिए, विजुअल कांटेक्ट करिए, मुस्कुराइए, अपने हाथ को अपने हाथ में ले लीजिए किसी के, मजा आएगा आपको। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा चाहिए, पहली बार ही मत पकड़ लीजिएगा, समस्या हो जाएगी ना। पहली बार ही पकड़ लेंगे तो समस्या हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार ही जाके मत पकड़ लीजिएगा। तो लेकिन घूरिए नहीं। और अंतिम प्रश्न है आज की इस एपिसोड का, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में गृह्यता की कमजोर प्रकार की रुकावट है? अस्पष्टता, शब्दजाल, समय, पूर्वाग्रह। जो पूर्वाग्रह होता है ये कभी भी सही नहीं होता है, पहले भी आप सोच के गए हैं, पहले ही सोच लिए हैं कि ऐसा ऐसा होगा, पेपर देने जाइए पहले ही सोच लिए फेल ही होना है, पास नहीं होंगे।
कम तैयारी भी है, कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छे से पेपर को डील करेंगे, हो जाएंगे आप पास। डी ऑप्शन, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक्सेल नंबर प्रश्न अगले एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू सो मच।